हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान के इकोनॉमिक पैकेज के पार्ट 2 एंड 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो इकोनॉमिक पैकेज का पार्ट फेज 2 है या पार्ट 2 है, इसकी जो मेन थीम है वो है इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स एंड फार्मर्स। ठीक है, पुअर्स इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स एंड फार्मर्स। फार्मर्स आप जानते ही हैं, और माइग्रेंट वो प्रवासी वो व्यक्ति होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं काम के सिलसिले में। तो हम बात करते हैं इस मेजर हाईलाइट की इससे जुड़ी। तो सबसे पहली चीज़ जो गवर्नमेंट ने की है वो है फार्मर्स और रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट एक्सटेंड किया है इवन आफ्टर कोविड-19। इसी के चलते जो एग्रीकल्चर लोन्स होते हैं, कृषि से जुड़े जो लोन्स हैं, उसमें 3 मंथ्स का मोरेटोरियम प्रोवाइड किया गया है। मोरेटोरियम क्या होता है? अगर आप किसी कारणवश अपनी किस्त नहीं चुका रहे हैं या नहीं चुका पा रहे हैं तो फिलहाल ये किसी तरीके की दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसी के चलते 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड भी इशू किए गए हैं, जिनकी ओवरऑल लोन लिमिट 25,000 करोड़ तक रखी गई है। फिर आगे बढ़ते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें और अर्बन पुअर्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेट का डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है, देखिए हम जानते हैं नेशनल लेवल पर भी एक एनडीआरएफ होता है, ताकि कभी भी कोई आपदा या डिजास्टर आ जाए तो हम उसको डील कर सकें इस फंड की सहायता से। तो स्टेट के जो फंड्स हैं उनको यूज़ किया जाए शेल्टर बनाने के लिए इन माइग्रेंट्स के लिए, इसके साथ साथ अन्य सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि फूड एंड वाटर। ठीक है, खाने पानी की व्यवस्थाएं करने के लिए। इसी के चलते जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने 11,002 करोड़ का अपनी तरफ से एडवांस कंट्रीब्यूशन सारे स्टेट्स के एसडीआरएफ में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करा दिया है। इसके साथ साथ ही जो आपके एसएचजीज होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो 12,000 एसएचजीज ने ऑलरेडी 3 करोड़ मास्क का और 1.20 लाख लीटर्स ऑफ सैनिटाइजर्स का प्रोडक्शन कर लिया है। इस वक्त आप जानते ही मास्क और सैनिटाइजर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और इसी के चलते एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हुई हैं। फिर हम बात करते हैं रिवॉल्विंग फंड्स टू एसएचजीज। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पैसा पोर्टल के थ्रू रिवॉल्विंग फंड्स देने की बात की गई है। देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं। एक तो ये जो पैसा पोर्टल है, इसको पायलट बेसिस में गुजरात पे यूज़ किया जा चुका है। पायलट प्रोजेक्ट, अगर किसी भी प्रोजेक्ट पे हम बात करते हैं कि वो पायलट प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक तरीके के ट्रायल के रूप में पहले चलता है। अगर उसका ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो उसको बाकी सारी जगह भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये पायलट प्रोजेक्ट क्लियर है। और रिवॉल्विंग फंड क्या होता है? मान लीजिए 1,000 रुपये का एक फंड है और मेरे पास 5 लोग हैं, और इन 5 लोग में से किसी एक व्यक्ति को 200 रुपये की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और मैं उसको ये 200 रुपये प्रोवाइड कर देती हूँ। अगले दिन हम 5 होते हैं, 5 है, 3 दिख रहा है। ठीक है, अगले दिन हम देखते हैं कि इसमें से एक और व्यक्ति को 300 रुपयों की ज़रूरत पड़ती है, तो इस 300 रुपये को भी इस 1,000 रुपीज़ के फंड से प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर जब इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, ये पैसों को वापस करते हैं, तो वापस ये पैसा इस फंड में सेव हो जाता है। तो एक तरीके से रिवॉल्व हो रहा है, इस फंड से पैसा निकल के जा रहा है इस टारगेटेड ऑडियंस के पास में, जो फिलहाल हमारे पास 5 लोग थे, और जब ये पैसे लौटा रहे हैं तो ये वापस आ रहा है इसी फंड में। इसे कहते हैं हम रिवॉल्विंग फंड। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए भी इसी तरीके के रिवॉल्विंग फंड को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसे अब सारे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा मई 2020 तक, ताकि अगर उन्हें किसी तरह से पैसों की ज़रूरत है तो वो क्रेडिट को अवेल कर सकें। फिर बात करते हैं लेबर लॉस से जुड़ी हुई, तो इसमें कुछ खास बातें की गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम वेजेस की। तो मिनिमम वेजेस क्या होते हैं? मिनिमम वेजेस यानी कि वो एक बेसिक अमाउंट जो आपका एम्प्लॉयर आपको पे करता ही है एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जितना भी उसने बना रखा होगा, मतलब जो यूजुअली अ मंथ इस तरीके से आपको पेमेंट करते हैं, जिससे देने में वो किसी तरीके की आनाकानी नहीं कर सकते या किसी तरीके के पैसे आपके कटते नहीं, ये आपके मिनिमम वेजेस होते हैं। तो इसके यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई है कि सबको मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए। इसके साथ साथ टाइमली पेमेंट के लिए भी बात की गई है, और ख़ास बात यह है कि इसमें इस बार अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को भी शामिल किया गया। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर क्या होते हैं? जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं होते। जैसे कि आप देख लीजिए जो डेली बेसिस मजदूर होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ये सारे लोग। ठीक है, फिलहाल हमारे यहाँ 30% ऑफ वर्कर्स ही इसके अंदर कवर्ड थे, पर अब यूनिवर्सलाइजेशन की बात कही गई है। इसी के चलते नेशनल फ्लोर वेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए आप देखते हैं देश के किसी हिस्से में किसी और तरीके का वेज मिल रहा है, देश के दूसरे हिस्से में किसी और तरीके के पैसे मिलते हैं। तो इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए नेशनल फ्लोर वेज की बात कही गई है, जिससे कि एक इक्वल टाइप का एक फिक्सेशन कर दिया जाए मिनिमम वेजेस का, और ये आसान तरीके से लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। इसके साथ साथ जो विमेन हैं, इनके लिए सारे ऑक्यूपेशंस को खोल दिया गया, ये एक बहुत अच्छी बात है। और इनकी नाइट शिफ्ट के बारे में भी बात कही गई है, और उससे जुड़े सेफ गार्ड्स पर भी ध्यान दिया गया है।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वो माइग्रेंट्स जो हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है, यानी जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट है इसके अंदर जो माइग्रेंट्स या जो प्रवासी कवर्ड नहीं है, या वो प्रवासी जिनके पास कोई स्टेट कार्ड नहीं है, जैसे आपके स्टेट के कार्ड होते हैं ग्रीन कार्ड वगैरह जो हम बनवाते हैं और राशन दुकानों से हम सामान ले सकते हैं, इनको भी अब जिनके पास फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है इनको भी 5 kg ऑफ ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा पर पर्सन। इसके साथ साथ 1 kg ऑफ चना पर फैमिली पर मंथ 2 महीने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इससे लगभग 8 करोड़ माइग्रेंट्स को फ़ायदा पहुंचेगा। इसके साथ साथ जो ये माइग्रेंट्स हैं ये पीडीएस का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोक वितरण प्रणाली जो है हमारी, इसी के चलते जो फेयर प्राइस शॉप होते हैं जिसे हम आम भाषा में राशन दुकानें कहते हैं, वहाँ से भी ये माइग्रेंट वर्कर्स अब राशन ले सकते हैं। आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ 1 नेशन 1 राशन कार्ड की स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की बात थी मार्च 2021 तक। इसका मतलब ये है कि अब वो व्यक्ति अपने क्षेत्र से बाहर भी पूरे भारत में किसी भी राशन दुकान से अपना सामान खरीद सकता है, ठीक है, अपना सामान ले सकता है पीडीएस सिस्टम के अंडर। तो ये थी 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात। फिर हम आगे बढ़ते हैं जो हमारे कैंपा फंड्स हैं। देखिए कैंपा फंड्स कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड 2016 के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसके अंदर क्या बात की गई है, बहुत लेमेस्ट लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपने ये ज़मीन का टुकड़ा खाली किया है किसी भी इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, मतलब आप यहाँ बिल्डिंग बना लेंगे या कुछ भी, तो आप इसके बदले पैसे दे दीजिए। यहाँ से जो आपने पेड़ वेड़ काटे हैं ये कहीं और प्लांट कर दिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका काम भी हो जाएगा, डेवलपमेंट भी, और रिसोर्सेज भी डिप्लीट नहीं होंगे। तो इसके चलते जो हैं ये पैसे लिए जाते हैं, कंपनीज ये पैसे वगैरह चुकाती हैं। तो इसके थ्रू जो 6000 करोड़ रुपए हुए हैं हमारे पास या जो जनरेट होंगे उससे एफॉरेस्टेशन करना है, यानी कि कई सारे पेड़ लगाने और प्लांटेशन वर्क में प्रमोशन देना है। उसके साथ साथ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन पर ध्यान देना है। इसी के चलते वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है। इससे क्या होगा, जो अर्बन और सेमी अर्बन एरिया के लोग हैं इनको तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही, इसके साथ साथ जो ट्राइबल्स एंड आदिवासीज हैं इनके कल्चर को भी प्रिजर्व किया जा सकेगा और इनको मेन स्ट्रीम से भी जोड़ा जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर बात की गई है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस की, यानी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जो अर्बन पुअर हैं, जो शहरों में रह रहे हैं पर फिर भी गरीब हैं, इनको सही दामों में एक घर की सुविधा उपलब्ध कराने की बात की गई है। इसी के चलते जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं इनको इंसेंटिवाइज करने की बात कही गई है, यानी कि कई सारे इसमें कई तरीके की छूट मिलेगी इंडस्ट्रीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में। इसके साथ साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनको भी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अगर ये इस काम में अपना योगदान देते हैं। तो इसी के चलते जो गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग स्कीम्स हैं ऑलरेडी, इनको अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में बदला जाएगा। जैसे आपकी पीएम आवास योजना चल रही है, इसी को अब अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में बदला जाएगा। और इसमें खास बात यह है, इसमें पीपीपी मॉडल को यूज़ किया जाएगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के लिए इसमें आगे बातचीत की गई है, ठीक है। इसी के चलते 2 लाख करोड़ तक के कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट की बात की गई है, यानी कि सस्ते दरों पर जो आपको लोन्स मिलता है कंसेशनल क्रेडिट, इससे फार्मर्स को, उन फार्मर्स को जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, और कई सारे किसान क्रेडिट कार्ड नए इशू भी किए जाएंगे, हमने देखा था वीडियो के स्टार्टिंग में। और ख़ास बात यह है कि इसमें अभी फिलहाल के लिए फिशरमैन और एनिमल हस्बेंड्री जो लोग करते हैं, जो मतलब जानवरों वगैरह का जो पालन होता है, मत्स्य पालन, इनको भी इंक्लूड किया जाएगा, ओके। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। 5000 का स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज़ शुरू की गई है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं, देखिए, जो सड़कों पे घूम घूम के सब्जियां बेचते हैं या दूध बेचते हैं, इस तरीके के काम जो करते हैं, जल्दी ही गवर्नमेंट इनके लिए एक ईजी स्कीम लेकर आएगी ताकि इनको अगर क्रेडिट की ज़रूरत हो, इनको अगर लोन की ज़रूरत हो तो वो इन्हें प्रोवाइड किया जा सके। इसी के साथ ही 70,000 करोड़ के बूस्ट की बात की गई है हाउसिंग सेक्टर और मिडिल इनकम ग्रुप में थ्रू CLSS, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे CLSS की। CLSS क्या होता है, आपका क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। इसको, ये पीएम आवास योजना का ही एक पार्ट है। इसके चलते ये कहा गया है, जो आपकी पीएम आवास योजना थी, इसके चलते ये कहा गया है कि ना सिर्फ वो लोग जो गरीब हैं, यानी कि वो लोग जो सिर्फ इकोनॉमिकली वीक हैं, इसके साथ साथ जो मिडिल इनकम ग्रुप लोग हैं, यानी कि जो एवरेज इनकम पाते हैं, इनके लिए भी हम जब हाउसिंग सेक्टर को बिल्ड करेंगे तो उनको भी इसमें रियायतें दी जाएंगी, कंसेशनल लोन्स दिए जाएंगे, ठीक है, और वो ईजी टर्म्स पर इसको चुका भी सकते हैं। तो पहले इसकी डेडलाइन मार्च 2020 तक थी, जिसको अब एक्सटेंड किया गया है 2021 तक। इससे क्या होगा, लोग लोन्स लेने के लिए प्रमोट होंगे, ताकि अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट होगा जब वो घर बनाएंगे। तो जब इन्वेस्टमेंट होगा तो घर बनाने के लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत है, स्टील, सीमेंट और ये सारा ट्रांसपोर्टेशन। तो इससे इन सेक्टर्स को भी बूस्ट मिलेगा और इसके साथ साथ जॉब्स का क्रिएशन भी होगा। फिर बात करते हैं, नाबार्ड को एडिशनल 30,000 करोड़ इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल दिया गया है, ताकि ये रूरल जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं या जो आपके RRBs होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके थ्रू लोन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके।
ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं फेज़ 3 पर, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक पैकेज है इसके फेज़ 3 में, तो इसमें स्पेशल फोकस किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर पर, जिसमें सबसे पहली चीज़ है 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। यानी एग्रीकल्चर से जुड़े जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जैसे आप देखिए हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटी है, या जो कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके साथ साथ 10,000 करोड़ की स्कीम एक फॉर्मुलाइज की जाएगी माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए। देखिए माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, जो छोटे छोटे एंटरप्राइज होते हैं जो छोटा मोटा खाने का सामान बनाते हैं, और इसमें सबसे बेसिक पार्ट यही है जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच, यानी इनको ग्लोबल लेवल तक इनको पहुंचाना है। इसी के चलते इनको फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि ये अपनी क्वालिटी को अपग्रेड कर सकें। ठीक है, जितने भी टेक्निकल अपग्रेडेशन इनको चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड किए जा सकें, ताकि फसाई के जो फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप देखते हैं कि फूड प्रोडक्ट्स के पीछे फसाई का स्टैम्प होता है, ठीक है, कि ये उसके द्वारा ऑलरेडी वेरीफाइड है, तो ये उसी चीज़ को लोकल लेवल पर भी करने के लिए इनमें फंड्स को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ मार्केट और ब्रांड्स भी बनाए जाएंगे, लेकिन ये क्लस्टर बेस्ड होंगे। जैसे कि जिस एरिया में जो चीज़ फेमस होती है, जैसे यूपी में मैंगोज, केसर, इन जम्मू कश्मीर बैम्बू शॉर्ट्स जो होते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में, ये सारी चीज़ें। इससे क्या होगा, देखिए जब प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली कंज्यूम करने पर हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी हम बनाए रख सकते हैं। रिटेल मार्केट में भी इसका इंटरवेंशन अच्छा होगा, और एक बेहतर इनकम जब अगर ग्लोबल लेवल तक इनकी आउटरीच होगी तो इनको इम्प्रूव्ड इनकम भी प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके चलते 20,000 करोड़ का फिशरमैन फंड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 11,000 करोड़ को मैरीन और इनलैंड फिशरीज एक्वाकल्चर से जुड़ी एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना है, और बाकी 9,000 करोड़ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है। जितना बेटर हमारा फिशरीज होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो सकता है, और जितना बेटर प्रोडक्शन होगा हम उतना अच्छा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की, तो उसके लिए 15,000 करोड़ की बात की गई है। इसमें बेसिकली ध्यान दिया जाएगा डेयरी प्रोसेसिंग जो है, जिसमें वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें किस तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलस दिया जा सके, इसके साथ साथ कैसे वैल्यू एडिशन किया जा सके, और कैटल को फीड करने के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया जा सके। फिर बात करते हैं बी कीपिंग की, जो आप देखते हैं हनी बीज को जो लोग पालते हैं उनको रेयर करते हैं फॉर हनी एंड ऑल दीज थिंग्स, इसको भी 500 करोड़ रुपए की इनिशिएटिव की बात की गई है। इसके चलते इससे जुड़े बी कीपिंग से जुड़े सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, कोई भी स्टोरेज फैसिलिटी होती है उसकी, इनके हार्वेस्ट से जुड़ी चीज़ों की, उसके बाद जो डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं, कलेक्शन, इनसे जुड़ी जितनी सारी चीज़ें हैं उनके लिए अवेलेबिलिटी कराने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ साथ इसमें विमेन जो होती हैं, विमेन रेयरर्स, इन पर कैपेसिटी बिल्डिंग पर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। फिर बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, फ्रॉम टॉप टू टोटल ₹500 करोड़। इसके अंदर क्या है, देखिए ऑपरेशन ग्रीन जो है, ऑपरेशन ग्रीन क्या है, आपकी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, इसने एक ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया था, ताकि ये जो सप्लाई होती है जो बेसिक प्रोडक्ट्स की, टोमेटोज, अनियन, पोटैटोज, इन सब चीज़ों को स्टेबलाइज किया जा सके। तो अब ये टॉप स्कीम को सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, काफ़ी सारे इसके अंदर सब्सिडी वगैरह भी मिला करते थे, तो अब इसके जो नए फीचर्स हैं वो यही हैं कि जो अब तो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे 50% सब्सिडी दी जाएगी ट्रांसपोर्टेशन पे, फ्रॉम सरप्लस टू डेफिशिएंट मार्केट, यानी जिस मार्केट में ज़्यादा है, अगर वो कम, जहाँ पर कम अवेलेबिलिटी है वहाँ तक पहुँचाता है तो 50% सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन पे है। इसके साथ साथ स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज पर भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। तो टॉप से टोटल आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले जो टोमेटोज, अनियन एंड पोटैटोज तक लिमिटेड था, उसको ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तक एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, और इसको पहले पायलट प्रोजेक्ट की तरह 6 मंथ्स अवेल करके देखा जाएगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद इसमें आगे की बातों को सोचा जाएगा। इससे ही फार्मर्स को अच्छा प्रोडक्शन वो कर पाएंगे और उनको सही प्राइसेस भी मिलेंगे, और जब कंज्यूमर्स तक भी चीज़ें सही मात्रा में अवेलेबल होती हैं तो उनको भी सही प्राइसेस यानी सही अफोर्डेबिलिटी मिल सकेगी। आगे बढ़ते हैं। फिर जो आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, इसको भी अमेंड करके किए जाने की बात की गई है। देखिए ये जो आपका एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज़, बेसिकली लेमन लैंग्वेज में मैं अगर कहूँ तो ये एक ऐसा एक्ट है जहाँ पर भी आपको कभी गवर्नमेंट बेसिक जो चीज़ें होती हैं जो इंसान के लिए ज़रूरी है, जैसे बेसिक फूड स्टफ़ हो गया, दवाई वगैरह हो गई, इन सब की अवेलेबिलिटी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, कंज्यूमर तक पहुँचना चाहिए कैसे भी, क्योंकि ये बेसिक गुड्स हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। ठीक है, इनके बिना में भी सर्वाइव करना या चैलेंजेस को फेस करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो कुछ क्रॉप्स वगैरह की प्रोडक्शन और सप्लाई को रेगुलेट करती थी, लेकिन अभी जब अमेंडमेंट की बात की गई है तो ऑयल सीड, पल्सेस, अनियंस, पोटैटोज और सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स, इन सबको डीरेगुलेट करने की बात की गई है। यानी कि फिलहाल इन पे कोई लिमिट नहीं होगी, इनका प्रोडक्शन किया जा सकता है और फिर इनको बेचा जा सकता है। अगर कोई लिमिट की बात करें तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में, जैसे अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कहीं पर ऐसे कोई प्राइसेस में बहुत ज़्यादा अप डाउन हो जाए, तो ऐसे केसेस में इनको रेगुलेट कर किया जाएगा, अदरवाइज इनको डीरेगुलेटेड फिलहाल के लिए किया जाएगा।
उसी के चलते जो आपके एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि आपके APMCs वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ वगैरह, ये सब प्रोवाइड किए गए हैं ताकि फार्मर को किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। ई-नाम्स वगैरह आपने पढ़ाई होगा, तो इसी के चलते और भी इसमें प्रोवाइड किए गए हैं रिफॉर्म्स, जैसे कि अब फार्मर्स के पास एडिक्वेट चॉइसेस होगी कि वो कितने अट्रैक्टिव प्राइसेस पे बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। इसके साथ साथ इंटरस्टेट ट्रेड पर भी बैरियर फ्री कर दिया गया है। और इसके साथ ही बात करें तो जो आपकी ई ट्रेडिंग है, इस पर भी फार्मर्स को अब जोर दिया जाएगा कि ये ई ट्रेडिंग कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। तो आई होप आपको एक मेजर पिक्चर क्लियर होगा हमारे इकोनॉमिक पैकेज के पार्ट 2 एंड 3 के बारे में, और ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।